नोएडा में अगर आप कोई ऐसा हॉस्पिटल देख रहे हो जो बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो, यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम भी ना हो, बहुत ज़्यादा हेक्टिक ड्यूटी भी ना हो और छोटा हॉस्पिटल हो, तो आपके लिए ये बेस्ट हॉस्पिटल रहेगा जिसका नाम है सुरभि। तो सुरभि हॉस्पिटल यहाँ पे मैं अभी इंटरव्यू देने के लिए गया था। ये जो हॉस्पिटल है ये बिल्कुल नोएडा सिटी सेंटर के पास है। तो आपको मेट्रो पे अगर आप जाते हो तो नोएडा सिटी सेंटर के मेट्रो पे आप उतर सकते हो, या फिर ये गोल्फ कोर्स जो रोड है उसी पे पड़ते हैं सुरभि हॉस्पिटल। तो यहाँ पे इंटरव्यू स्टेज की अगर बात करें, मैं इसके बाद आपको बताऊंगा मुझे क्या क्या क्वेश्चन पूछे हैं, मैंने वहाँ पे इंटरव्यू दी ऑलरेडी, लेकिन आपको मैं पहले बता दूँ कि इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं। तो इंटरव्यूज़ जो डेज़ की बात करें, फ्राइडे और सैटरडे 2 दिन ये इंटरव्यूज़ लेते हैं, तो ये 2 दिन में कोशिश करो आप जाओ। और दूसरी चीज़ है, वहाँ पे जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हो, जस्ट आपको क्या करना है, बिल्कुल एंड पे जाके एडमिन ब्लॉक आता है, तो एडमिन ब्लॉक में फर्स्ट जो राइट हैंड पे रूम है वो HR का रूम है। तो वहाँ पे आप उनसे डायरेक्ट बोल सकते हो कि आप नर्सिंग के इंटरव्यू के लिए आए, तो आपके इंटरव्यू ले लेंगे और आप अगर इंटरव्यू क्लियर करते हो तो आपको वो पास भी कर देंगे और हॉस्पिटल में लगवा भी लेंगे। तो यहाँ पे सैलरी की बात करें तो सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग में भी आपको अच्छी सैलरी मिल जाए, लेकिन अगर आप फ्रेशर हो तो आप ज़्यादा सैलरी मत मान के चलो। 19 से 21 हज़ार के बीच में या 18 से 21 हज़ार के बीच में मान के चलो कि सैलरी आपको जो है मिल जाएगी। उसके बाद फ्रेशर ऑल्सो कैन अप्लाई हेयर, क्योंकि मैंने जैसे उनसे पूछा था कि मेरे 1-2 दोस्त है वो फ्रेशर है, तो उन्होंने मुझे बोला कोई दिक्कत नहीं है, आप आ सकते हो, फ्राइडे सैटरडे को ट्राई कर सकते हो, अगर उनको नॉलेज होगी अच्छी तो हम ले लेंगे, अगर वो हमारी इंटरव्यू क्लियर करते हैं तो उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो आपको लेने मतलब ले सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन स्टिल नॉलेज तो देखो आपको ही अपनी बूस्ट करनी है। नॉलेज बूस्ट करने के लिए मैं बैठा हूँ, मेरे से आप कांटेक्ट करो, मेरा कोर्स ज्वाइन करो, आपको विदिन 7 डेज ऐसी नॉलेज दूंगा कि उसके बाद आप उनको ये भी बोल दो कि मुझे 3 साल की एक्सपीरियंस है, तो हो ही नहीं सकता कि कोई ऐसा क्वेश्चन आपसे वो पूछे जो आपको ना आए। तो इस तरीके से मैं आपको रेडी करके भेजूंगा। कोर्स के प्राइस मैंने बहुत ही कम रखे हुए हैं, 2500 से मेरा कोर्स स्टार्ट है, 2500 रुपीज़ से। अगर आप 2500 रुपीज़ तक अफोर्ड कर सकते हो तो आप मेरा कोर्स ले सकते हो। आपको बार बार हॉस्पिटल में फेल होके वापस नहीं आना पड़ेगा, बार बार हॉस्पिटल में विजिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जहाँ पे भी जाओगे आप अपनी फर्स्ट इंटरव्यू ही क्लियर करोगे, तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। और ये जो आपका कोर्स है ये हमेशा के लिए अनलिमिटेड रहेगा आपके लिए। 1 साल के बाद आपको कोई हॉस्पिटल चूज़ करना है या चेंज करना है तो आप मेरे साथ कांटेक्ट करो, मेरे साथ फ़ोन पे बात कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। आपसे कोई 1 रुपये का चार्जेस नहीं लिया जाएगा, चाहे 2 साल 3 साल 4 साल बाद जब भी आपको मेरी ज़रूरत पड़े आप मुझे कॉल कर सकते हो। तो बहुत सारे और बेनिफिट्स मिलते हैं जो मेरे कोर्स के दौरान आपको मिलेंगे। ज़्यादा बेनिफिट्स जानने के लिए मेरा व्हाट्सएप का नंबर नीचे दिया हुआ है ऑलरेडी, वहाँ पे मुझे मैसेज करके आप मुझे पूछ सकते हो कि आपको कौन सा कोर्स लेना, 2500 वाला या 4000 वाला। तो दोनों के बेनिफिट्स आपको डिफरेंट मैं बता दूंगा। और उसके बाद इंटरव्यू की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया कि एडमिन ब्लॉक में आपको जाना है, वहाँ पे HR है डायरेक्ट, वहाँ पे आपका पहले टेस्ट पेपर होगा, उसके बाद आपकी इंटरव्यू होगी। जो मेरी इंटरव्यू हुई थी ICU का, मैंने 1 साल के एक्सपीरियंस उनको बताया था, तो मेरे से काफ़ी सारे क्वेश्चन उन्होंने पूछे। मैं आपको कोशिश करता हूँ 10-12 क्वेश्चन तो बताऊंगा ही खैर, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको ये भी चीज़ बता दूँ कि वहाँ पे एक चीज़ मेन देखते हैं जो मैंने ऑब्जर्व करी, वो है आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो क्योंकि मैंने एक और नर्स देखी थी वहाँ पे, और उनकी भी जब इंटरव्यू हुई थी, नॉलेज तो उनको थी शायद जैसे मेरे से उन्होंने बात करी, तो उनकी बात करने के तरीके से तब तो मुझे लग रहा था कि इनको नॉलेज है, लेकिन जब इंटरव्यू उन्होंने दी तो उनको क्लियर नहीं हो पाई, क्योंकि वो बोल रहे थे कि मुझे ना ये क्वेश्चन का पता था लेकिन मैं फंबल कर गया, मतलब मैं बोल नहीं पाया। जैसे होता है ना अड़ अड़ के बोलना या बोलते बोलते रुक जाना, या ऐसे आपके फेस से ही पता चल रहा है कि आप बहुत ही हेजिटेट हो रहे हो ना, तो ऐसी वाली सिचुएशंस के बेस पे भी आपको वो मना कर सकते हैं। तो अवॉइड करो ये सारी चीज़ें, अच्छे से कॉन्फिडेंस के साथ जाओ। जितने आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट होगे उतना आपकी इंटरव्यू क्लियर करने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अभी बात करते हैं क्वेश्चंस के बारे में। तो देखो ICU बेड्स के बारे में उन्होंने जैसे मुझे पूछा कि आपने कौन से ICU में काम किया, तो मैंने उनको बताया कि अमृतसर में एक हॉस्पिटल है, वहाँ पर मैंने 1 साल काम किया है। तो मेरे पास बाकायदा उसका एक्सपीरियंस लेटर भी था, क्योंकि अगर आप कोई झूठ भी बोलते हो तो आपके पास एक एक्सपीरियंस लेटर तो होना चाहिए, है ना। तो जैसे मेरे पास तो था ओरिजिनल वाला मेरा, जहाँ पे मैंने काम करा, मैंने वही उनको दिखा दिया। उन्होंने मुझे पूछा कि ICU में कितने बेड थे और असाइनमेंट्स कैसे होती थी। मैंने उनको बताया कि हमारे ICU में 10 बेड थे,
और असाइनमेंट वहाँ पे ऐसा होता है कि 1:2 या 1:3 होता था, एक वेंटी वाला दो दूसरे या फिर दोनों वेंटी वाले। तो फिर उसके बाद उसने मुझे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा कि इमरजेंसी से कोई पेशेंट आया है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है और इसको ना आपको देख के पता चल रहा है कि इसको इंटुबेशन की जरूरत है। अब वो स्टाफ आपको बोल रहा है कि मेरे से जल्दी ओवर लो, मुझे नीचे जाना है। ऐसा कंडीशन में है कि अगर आपने 20 सेकंड का भी डिले करा तो पेशेंट आपका हो सकता है क्रैश हो जाए। तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे? इमरजेंसी वाले से जल्दी जल्दी हैंड ओवर ले लोगे या पहले पेशेंट को रेडी करोगे इंटुबेशन के लिए और डॉक्टर को बताओगे, इंटीमेट करोगे, ये सारी चीजें है ना। तो वो मैंने उनको बताया, जो मेरे हिसाब से बेस्ट था वो मैंने उनको बताया। ओवर लेना ज्यादा नेसेसरी नहीं होता, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, इंपॉर्टेंट होता है पेशेंट को पहले टैकल करना। जैसे कि पेशेंट की कंडीशन उन्होंने जो मुझे बताया कि विदिन 30 सेकंड भी अगर आपने डिले करा तो पेशेंट अरेस्ट हो जाएगा। तो यही सिचुएशन होती है विदिन 30 सेकंड वाली, कि मैं 30 सेकंड में क्या क्या चीजें कर सकता हूँ जिसकी वजह से मैं उसके अरेस्ट को डिले कर सकता हूँ, है ना। तो वो आपको बताना है कि मैंने तो उनको यही तरीके से बताया था कि अगर ये सिचुएशन है तो मैं पेशेंट को बेड से भी शिफ्ट नहीं करूंगा, पहले उन्हीं के बेड पे पेशेंट को मैं एम्बू पे ले लूंगा, दूसरे स्टाफ को बोलूंगा कि जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ पेशेंट को इंटुबेट करने के लिए। एम्बू पे लूंगा, जब तक डॉक्टर आते हैं इंटुबेट करना है, उनको जो भी सामान चाहिए, नेसेसरी चीज़ें हैं वो सारी हम रेडी करके इंटुबेशन करवाएंगे। इंटुबेशन करवाने के बाद हमारा पेशेंट सेटल होने के बाद हम पेशेंट को शिफ्ट करेंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें अराउंड 2 या 3 मिनट्स ले लेती है। और ओवर अगर कोई स्टाफ देने आया तो वो 10 से 15 मिनट भी रुक सकता है, कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि उनकी रिप्लेसमेंट में नीचे ऑलरेडी इमरजेंसी में स्टाफ होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है ना। तो पहले पेशेंट की प्रायोरिटी, पहले पेशेंट प्रायोरिटी है, ना कि हैंड ओवर प्रायोरिटी है। तो मैंने अपने हिसाब से बताया तो वो सेटिस्फाई हो गए मेरे आंसर से। उसके बाद उन्होंने एक और क्वेश्चन पूछा कि जैसे आपने ट्यूब डाल दी, उसके बाद आपने पेशेंट को शिफ्ट भी कर लिया, अब आप हैंड ओवर ले रहे हो। हैंड ओवर लेने के बाद पेशेंट ने एकदम से ट्यूब खींच दी, है ना, आपने देखा नहीं, तो ट्यूब पेशेंट की बाहर आ गई, तो उस टाइम पे क्या करोगे आप? सिचुएशन फिर वही सेम क्रिएट कर दी जो जो सिचुएशन के साथ पहले पेशेंट आया था, तब भी वही सिचुएशन थी, अब उसने ट्यूब खींच दी, फिर से वही सिचुएशन है। तो सिचुएशन सेम है। तो ट्यूब खींचने के सिनेरियो में हमेशा आप याद रखो कि आपको एम्बू पे पेशेंट को ले लेना है तुरंत, ना आपको सोचना है कि मैं क्या करूं, मैं जल्दी से उसको ऑक्सीजन कनेक्ट कर दूं या फिर मैं उसको नेबुलाइज करवा दूं या क्या करूं। सबसे जो फर्स्ट प्रायोरिटी है, पेशेंट को एम्बू पे ले लो तुरंत, एम्बू पे लो, डॉक्टर को बुलाओ। जब डॉक्टर आते हैं वो पेशेंट की कंडीशन देखते हैं, जैसे मतलब नॉर्मल, ये नहीं कि जिस पेशेंट की अभी सिचुएशन थी उसी सिचुएशन के हिसाब से आपको बताना है। नॉर्मल कंडीशन में भी बहुत बार ऐसा होता है कि पेशेंट्स ट्यूब खींच देते हैं, है ना। आप उनको कई बार एक्सट्यूबेशन का प्लान आपने किया भी होता है कि मैं इनको 2-3 घंटे बाद एक्सट्यूबेट कर दूंगा, लेकिन स्टिल 2-3 घंटे से पहले हमने जो सेडेशन ऑफ कर रखी है और ऑफ सेडेशन में पेशेंट ने ट्यूब पकड़ी खींच दी बस। तो पेशेंट देखो इतने मतलब ज़्यादा हेजिटेट होते हैं उस टाइम पे, थोड़ी सी दर्द भी होगी क्योंकि आपने ट्यूब इन्फ्लेट करी होती है ना, क्योंकि ट्यूब कैरिना तक होती है और इन्फ्लेट भी होती है ट्रेकिया में, स्टिल पेशेंट खींच देते हैं क्योंकि उनको ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पेन हो रही होती है, तो वो पेन को बर्दाश्त कर लेते हैं। जो इन्फ्लेटेड बैलून की मतलब जो भी पेन होती है तो वो खींच देते हैं, मैंने बहुत केस ऐसे देखे हैं। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कंडीशन तो आपको पता होना चाहिए कि हम इंसिडेंट फॉर्म भी फिल करना पड़ता है अगर ऐसा हो जाए। बट स्टिल अगर ऐसा हो जाए तो उनको आपको बताना है कि हम पेशेंट को एम्बू पे ले लेंगे और फिर हम डॉक्टर को बताएंगे उसी टाइम, और फिर हम नीड देखेंगे पेशेंट की कि इंटुबेशन की नीड है या नहीं है। अगर हम पहले से ही प्लान कर रहे थे कि पेशेंट को हम वेंटिलेटर से आज ऑफ कर देंगे, लेकिन पेशेंट ने अपने आप ही खींच ली ट्यूब, उसके बाद हम देखेंगे पेशेंट की नीड है या नहीं है, स्टिल हम एम्बू पे लेंगे। अगर हमें लगेगा कि नहीं इंटुबेट करना पड़ेगा तो कर देंगे, नहीं अगर पेशेंट फुली कॉन्शियस है, सारी चीज़ों के रिप्लाई कर रहा है सही से, तो फिर हम पेशेंट को NIV सपोर्ट पे ले सकते हैं या फिर ऑक्सीजन भी नॉर्मल लगा सकते हैं अगर पेशेंट मेंटेन कर रहे हैं। उसके बाद हम ABG करेंगे और जैसे भी ABG में आता है तो उस हिसाब से फिर आगे का जो भी स्टेप होगा वो लिया जाएगा। तो इस तरीके से मैंने उनको बताया। उसके बाद वर्बल ऑर्डर पॉलिसी के बारे में उन्होंने पूछा था कि आपको कोई डॉक्टर ने हाई रिस्क मेडिसिन देने के लिए बोला है तो आप क्या करोगे, दोगे या नहीं दोगे? तो देखो वर्बल ऑर्डर पॉलिसी जो है ना, ये अलग अलग सिनेरियो में काम करती है। वर्बल ऑर्डर पॉलिसी ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं इमरजेंसी सिचुएशंस में। इमरजेंसी सिचुएशंस कैसी आ सकती है? फॉर एग्जांपल आपके ICU में कोई पेशेंट है ना, और उस पेशेंट को VT हो गया है ना, सपोज करो VT हो गया है, उस सिचुएशन को आपको मैनेज करना है, तो उस सिचुएशन में आपको शॉक भी देना पड़ सकता है, उस सिचुएशन में आपको लॉक्सीकार्ड भी देना पड़ सकता है, उस सिचुएशन में आपको मैग्नीशियम भी, इलेक्ट्रोलाइट्स भी देने पड़ सकते हैं, या फिर कोई ऐसी कंडीशन हो जाए जो पेशेंट अरेस्ट हो गया, जब ब्रेडिकार्डिया हो गया, तो ऐसी वाली सिचुएशन में आपको ADR देना पड़ता है और इसके साथ आप पेट्रोपिन भी देते हो।
तो ये सारे जो इंजेक्शन अभी मैंने आपको बताया ये सारे हाई रिस्क है। तो हाई रिस्क मेडिसिन की एक पॉलिसी जो हमेशा हर जगह पे लागू होती है कि डू नॉट गिव एनी हाई रिस्क मेडिसिन विदाउट रिटर्न ऑर्डर। रिटर्न ऑर्डर के बिना हम नहीं दे सकते, एक्सेप्ट एक वर्ड आता है यहाँ पे, आपको वो बताता है कि इन कंडीशन के बिना, अभी इमरजेंसी सिचुएशंस है उसमें डॉक्टर ने आपको बोला जल्दी से एट्रोपिन दो, आप ये नहीं बोलोगे सर पहले एट्रोपिन लिखो फिर मैं दूंगा, है ना। तो फिर तो बस पेशेंट तब तक भगवान के पास चला गया और तुम लोग बस लिखवाते रह जाओगे। तो ये सिचुएशन जो इमरजेंसी सिचुएशंस होती है इसमें आपको वर्बल ऑर्डर पॉलिसी जो है वो फॉलो करनी है। तो आप उनको बता सकते हो वर्बल ऑर्डर पॉलिसी के बारे में। और इसके साथ साथ एक वर्बल ऑर्डर पॉलिसी होती है कि डॉक्टर घर पे है, आप फ़ोन पे उनसे पूछ रहे हो, कोई मान लो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट है तो उसने पेशेंट की इंसुलिन ऐड करी है, उन्होंने आपको बोला है कि 3 बार चेक करनी है और सिस्टर मुझे बताते रहना जितनी भी शुगर आएगी मैं आपको बताऊंगा कितने यूनिट देने हैं। अब नाइट ड्यूटी है आपकी और 9 बजे है, पेशेंट खाना खाने वाला है, पेशेंट की शुगर 236 है या 300 समथिंग आई है और आपको अपने डॉक्टर से आपने पूछा है, तो तब उस टाइम पे आपको जब उस कंसल्टेंट को फ़ोन करना है कि सर इतनी शुगर है तो मैं क्या कितने यूनिट दूं, वहाँ पे वो आपको बताते हैं, वो एक तरह से वर्बल ऑर्डर हो रहा है ना। तो वो आपको बताते हैं कि सिस्टर अच्छा इतना है, आप ऐसे करो 6 यूनिट दे दो या फिर 8 यूनिट दे दो या 10 यूनिट दे दो, जितने भी हम आपको बोले हैं ना कि इतने यूनिट दे दो। तो ये जो है ना ये रिटर्न ऑर्डर नहीं है, ये जस्ट वर्बल ऑर्डर है। तो इसमें आप रीडबैक पॉलिसी का हमेशा यूज़ करते हो। तो रीडबैक पॉलिसी क्या है कि जो ऑर्डर आपको डॉक्टर ने दिया है वो ऑर्डर को आप रिपीट करते हो। जैसे उन्होंने बोला है कि सिस्टर ऐसे करो 12 यूनिट दे दो या ऐसे करो 14 यूनिट दे दो, तो अब आप उनको बोलोगे कि सर 14 मीन्स 14, तो आप रीड बैक करते हो। तो रीड बैक मतलब जो उन्होंने ऑर्डर दिया वो ऑर्डर को आप रिपीट करते हो, पूछते हो। और रिपीट भी इस तरीके से, अगर उसने 14 यूनिट बोला है तो आपको 14 ही देने हैं। आप उनको ऐसे पूछ सकते हो कि सर 40 या फिर 14 तो आपको बोलेगा नहीं सिस्टर 14 यूनिट 14। तो इस तरीके से आप डबल वेरिफिकेशन कर लेते हो। तो ये एक तरह से रीडबैक पॉलिसी में आता है। उसके बाद आप जब देते हो तो आप अपने जो ड्यूटी डॉक्टर होते हैं उनको बोल के अपने रिटर्न ऑर्डर लिखवा सकते हो। तो ये जो वर्बल ऑर्डर पॉलिसी जो आप फॉलो करते हो, इसमें जो रीडबैक पॉलिसी होती है इसके अंदर क्या होता है कि जो भी ऑर्डर आपने करवाया है या जो भी मेडिसिन आपने दी है उसको आपको विद इन अपनी शिफ्ट ही कंप्लीट करवाना होता है। वर्बल ऑर्डर को रिटर्न ऑर्डर में कंप्लीट करवाना होता है अपने डॉक्टर से, जो भी ड्यूटी डॉक्टर होता है ना। ऐसा तो होता नहीं है कि किसी डिपार्टमेंट में डॉक्टर नहीं होगा, हर डिपार्टमेंट में हमेशा डॉक्टर अवेलेबल रहते हैं जो कि आपके मतलब अटेंडिंग कंसल्टेंट होते हैं, उनसे आप लिखवा सकते हो, ठीक है। उसके बाद ड्रेन के बारे में उन्होंने पूछा कि अगर कोई पेशेंट को ड्रेन लगी है और आप अपना कोई दूसरे पेशेंट के साथ बिजी हो और आपने देखा कि पेशेंट ने ड्रेन खींच दी है, तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे। उस टाइम पे आपको उनको बताना है कि जब ड्रेन खींच देते हैं तो फिर नॉर्मली क्या है, ये रिटर्न में भी कई बार क्वेश्चन आया है, और दोबारा से घुसाने की कोशिश मत करो, है ना, कि खींच दी है, अरे अब मैं क्या करूँगा, अब मुझे डॉक्टर डांटेगा या मेरे सीनियर मुझे डांटेंगे या मुझे एक्सप्लेनेशन लेटर लिख के देना पड़ेगा, तो मैं ऐसे करता हूँ फिर से घुसा देता हूँ और टेप मार देता हूँ। तो ऐसी गलती मत करो। तो अननेसेसरी आप पेशेंट को भी सफ़र करवाओगे, पेशेंट को भी इन्फेक्शन करवाओगे, है ना। ऐसे अननेसेसरी चीज़ें नहीं करनी है। खींच दी है तो खींच दी है, ठीक है। अब ये तो नहीं है कि भाई पेशेंट के पास आप चेयर लगा के ऐसे करके बैठे हो कि पेशेंट क्या कर रहा है मैं देखता रहूँगा, है ना। हो जाता है सडन, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, लेकिन सच बता दो जो भी है सर उसने ट्यूब खींच दी है, आपको पता होना चाहिए कि आपको उस टाइम पे केयर क्या देनी है पेशेंट को, है ना। ऐसा नहीं कि खींच दी है आप ऐसे करके सोच रहे हो अब मैं क्या करूँ, बताऊँ ना बताऊँ, तो तुरंत एक्शन लेना है। जैसे उसने ट्यूब खींची, आपने देखा ट्यूब खींची है, तो आपको तुरंत गॉस पीस उठाने हैं और साइड पे अच्छे से प्रेस कर देना है और दबा के, ताकि बाहर वाली एयर अंदर ना जा सके। बाहर वाली एयर अंदर जाएगी तो और ज़्यादा डिफिकल्टी होगी, पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत आ सकती है, जब बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। ये सारी चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए फर्स्ट एक्शन आपने ले लिया, उसको रैप कर दिए, कवर कर दिया, देन डॉक्टर को बताओगे सर ऐसा ऐसा हो गया, फिर वो आगे आके देखे उसको क्या करना है, उसको ट्यूब इंसर्ट करवानी है नहीं करवानी है, जो भी नेसेसरी मतलब एक्शंस हो गए वो अपने आप ले लेंगे, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी डॉक्टर के साथ अच्छे से बना के रखो तो कोई भी डॉक्टर आपकी कभी कंप्लेंट नहीं करता है, लेकिन अगर आपकी डॉक्टर के साथ नहीं बनी हुई तो फिर तो कुछ भी हो सकता है ना। तो हमारी तो बहुत बनी हुई है, तो हम कुछ भी कांड कर दे तो कोई दिक्कत नहीं आती है, तो आपको भी इसी तरीके से बना के रखनी है, ठीक है। उसके बाद कैनुलेशन के बारे में पूछा कि कैनुलेशन आपको आती है, तो यस हमें आती है ऑब्वियसली। तो कैनुला जो
कोड डालते हो, आप कहाँ पे डालते हो, वेन के नाम पूछ रहे थे। सिफेलिक बेसिलिक वेन पे आप डालते हो, मेटाकार्पल पे आप डालते हो, तो आपको जस्ट उनको बोल देना है कि कौन कौन सी वेन्स है। तो मेटाकार्पल से स्टार्ट करो, सिफेलिक बेसिलिक के पास आओ, फिर एंड पे जब यहाँ पे कोई वेन नहीं बचती तो मीडियल क्यूबाइटल फोसा में आपको हमारी एक दो मतलब बेस जहाँ से सिफेलिक बेसिलिक स्टार्ट हो रही है तो वहाँ पे आप डाल सकते हो, या इससे भी ऊपर यहाँ पे डाल सकते हो। तो मेटाकार्पल से स्टार्ट करते हो, ऐसे ही आपको बोलना है। तो अगर आपको कहीं नहीं मिल रही तो एक्सटर्नल जुगुलर पे आप जा सकते हो, लेकिन आप तभी जाना जब आपको आती है डालना, आता है कैनवा डालना, अदरवाइज नहीं। तो आप उनको इस तरीके से बता सकते हो, ठीक है। उसके बाद ट्राइएज सिस्टम इन्होंने पूछा था, ट्राइएज का आपको पता है प्रायोरिटाइज करना किसी भी पेशेंट्स को अकॉर्डिंग टू पेशेंट्स कंडीशन, है ना। तो इमरजेंसी में ज़्यादातर होता है, या फिर वार्ड में जब आपके पास 6-7 पेशेंट होते हैं तब आपको देखना है कि किसको ज़्यादा केयर की नीड है, किसको कम की ज़रूरत है। और ट्राइएज का हमेशा कलर कोडिंग जरूर बताओ, 4 कलर कोड आपको याद रखने हैं, रेड, येलो, ग्रीन और ब्लैक, ये 4 कलर कोड हमेशा याद रखो। उसके बाद वेंटिलेटर की इंडिकेशंस क्या है, वेंटिलेशन की इंडिकेशंस बतानी थी, तो वो मैंने उनको बता दी कि वेंटिलेटर पे क्यों क्यों पेशेंट को डालना पड़ता है ना। इसके साथ साथ आप वेंटिलेटर के मोड वगैरह भी पढ़ के जाना, तो क्योंकि ये भी ज़्यादातर पूछे जाते हैं क्वेश्चन में। और ये सब क्वेश्चन देख के अगर आपको लग रहा है कि ये तो बहुत ही टफ है, तो टफ नहीं है। अगर आपने पढ़े हैं तो आपके लिए ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ना। अगर आपको टफ लग रहा है तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। मेरे कोर्स के दौरान आप 6 से 7 दिन में आराम से रेडी हो जाओगे। उसके बाद आप किसी भी हॉस्पिटल में जाओ, किसी भी हॉस्पिटल की इंटरव्यू क्लियर कर सकते हो। आपको कोई किताब उठाने की ज़रूरत नहीं है, किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 2500 रुपये लगा सकते हो तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। 2500 का कोर्स भी ले सकते हो, 4000 वाला भी ले सकते हो। दोनों में डिफरेंस आपको बता दूंगा, लेकिन ये दोनों कोर्स के साथ दिल्ली के हर एक हॉस्पिटल में आप चले जाओ, ऐसा कोई भी हॉस्पिटल नहीं होगा जिनमें कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ ले जो आपको मेरे कोर्स में ना मिले। बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं ये सारे क्वेश्चन आपके लिए जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हो। तो बाकी कोर्स ज्वाइन करना है तो व्हाट्सएप का नंबर नीचे आपको फ्लैश हो रहा होगा, वहाँ पे डायरेक्ट मुझे मैसेज करो कि आपको कोर्स ज्वाइन करना है। तो कोर्स की सारी डिटेल आपको मैं वहीं पे दे दूंगा, थोड़ा सा आपको डिस्काउंट भी दे दूंगा अगर आप ये हॉस्पिटल में जाना चाहते हो, या फिर अगर आप कोर्स लेना चाहते हो। तो बाकी कोर्स ज्वाइन करना है तो व्हाट्सएप पे हाई लिख के भेजो, सारी डिटेल आपको वहां पे मिल जाएगी। तो बाकी इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने मुझे पूछा था कि कोई पेशेंट है जिसको सर्जरी के लिए रेडी करना है, तो आप कैसे रेडी करते हो सर्जरी के लिए, क्या क्या सामान, क्या क्या चीजें आपको रेडी करनी है। देखो, सर्जरी के लिए रेडी करने के लिए ना बहुत सारी सर्जरीज की कंडीशन आपको दे सकते हैं। CABG दे सकते हैं, ऑर्थो की कोई सर्जरी जैसे TKI THR, या फिर कोई गैस्ट्रो की सर्जरी आपको दे सकते हैं। तो किसी भी सर्जरी के बारे में अगर आपसे पूछते हैं कि कैसे रेडी करते हो, तो आपको देखो हर सर्जरी का अलग अलग होता है, लेकिन कुछ ऐसी जनरल चीज़ें होती है जो सब में ही सेम होती है। आप यूनिवर्सल भी उसको बोल सकते हो कि सब में सेम होती है। तो सबसे पहले होते हैं कंसेंट। तो देखो, रिटन इन्फॉर्म्ड कंसेंट होते हैं, जो भी पेशेंट सर्जरी के लिए हाँ करता है तो डॉक्टर को रिटन कंसेंट लेने होते हैं। तो वो हमारी पहली चीज़ होगी कि हाँ भी इन्फॉर्म्ड कंसेंट हमारे पास होने चाहिए। दूसरी है पेशेंट की सारी ब्लड इन्वेस्टिगेशंस, ठीक है। उसके बाद पेशेंट की रेडियोलॉजी सारी इन्वेस्टिगेशंस, ठीक है। उसके बाद आपको ब्लड अरेंज करवाना है जब पेशेंट को सर्जरी में भेजना है उससे पहले, ठीक है। ब्लड वगैरह आपका अरेंज होना चाहिए। उसके बाद PAC वगैरह जो करवाते हैं वो भी यूनिवर्सल हर एक जगह पे करवाते हैं, तो PAC के सारे जो ऑर्डर है वो फॉलो करने हैं। उसके बाद पार्ट प्रिपरेशन हो गया, पेमेंट हो गया, है ना, जो भी आप क्लियरेंस वगैरह लेते हो वो। और पार्ट प्रिपरेशन आप सर्जरी के अकॉर्डिंग करवाते हो, कहाँ की सर्जरी है उसी की पार्ट प्रिपरेशन करवानी है। ऐसा नहीं है कि TKR करना है, दोनों घुटने बदलने हैं और आप पूरा ऊपर से लेके नीचे तक शेव कर रहे हो, क्योंकि ऊपर तो कुछ करना ही नहीं, उनको तो चाहिए नीचे, तो घुटने के आसपास की पार्ट प्रिपरेशन करवानी है। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कब क्या करना है। उसके बाद जो भी प्री मेडिकेशंस होती हैं वो OT चेकलिस्ट आपको फिल करनी है, जितने भी कंसेंट है वो लेने हैं। उसके बाद जो प्री मेडिकेशन जैसे मैंने आपको बताया कि एंटीबायोटिक्स वगैरह होते हैं वो आपको देने हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं यूनिवर्सली जो हर एक पेशेंट में काम आएगी। उसके बाद अलग पेशेंट के लिए कुछ कुछ अलग चीज़ें हो सकती है, लेकिन ये ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जो आप यूज़ करते हो। तो मैंने उनको, मुझे जो कंडीशन आई थी वो THR आई थी, टोटल हिप रिप्लेसमेंट, तो उनकी मैंने सारा उनको बता दिया था। तो ये सारे क्वेश्चन जो मुझे आए थे मैंने आपको बताया, ऑलमोस्ट काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं। तो इसके बाद जो मेरी नेक्स्ट इंटरव्यू है वो है मेट्रो हॉस्पिटल में। तो मेट्रो हॉस्पिटल के बारे में उसमें पूछे जाने वाले सारे क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। कोई भी वीडियो आप मिस ना करो, तो उसके लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, जो किसी भी हॉस्पिटल की वीडियो आप मिस न कर पाओ। तो बाकी अगर आपको मेरा कोर्स ज्वाइन करना है तो कोर्स की सारी डिटेल नीचे व्हाट्सएप पे दी गई है, आप वहाँ पे मुझे हाई लिख के भेजो, मैं आपको सारी कोर्स की डिटेल दे दूंगा।
तो आज की वीडियो के लिए बस यही था। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।